देखो, देयर हैज़ बीन इंस्टेंसेस जहाँ पर शाहरुख खान ने किसी नए डायरेक्टर के साथ कोलैब किया है। यहाँ तक कि ऐसे किसी डायरेक्टर के साथ कोलैब किया है जिन्होंने अपनी पहली फ़िल्म ही शाहरुख खान के साथ बनाई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमें प्रोडक्ट देखने को मिला था ना एट द एंड, वो वर्थ इट था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें तो फराह खान ने अपनी डेब्यूट फिल्म मैं हूं ना में शाहरुख खान को कास्ट किया था। और देखो, जब आप शाहरुख खान को अपनी फिल्म में कास्ट कर रहे हो ना, तो शाहरुख खान के साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे आ जाती है कि आप शाहरुख खान के स्टारडम को ठीक तरीके से स्क्रीन पे पोर्ट्रे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, और ऑडियंस आपके उस काम से सेटिस्फाइड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन इन सारी चीज़ों के होते हुए भी, मतलब इन सारे प्रोसेस के होते हुए भी, फराह खान ने मैं हूं ना को डिलीवर किया। एंड मैं हूं ना आज के वक्त पे भी एक कल्ट फिल्म मानी जाती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, फराह खान ने मैं हूं ना के बाद शाहरुख खान के साथ एक और बार कोलैब किया, और इस बार उन्होंने बनाई ओम शांति ओम। एंड ये फिल्म मैं हूं ना से भी काफ़ी ग्रैंड फिल्म थी, चाहे आप बजट की बात कर लो, चाहे आप आइडिया की बात कर लो, या फिर चाहे आप एग्जीक्यूशन की बात कर लो। एंड टिल डेट मैं हूं ना हो या फिर ओम शांति ओम हो, इन दोनों फिल्मों की कल्ट फॉलोइंग और इन दोनों फिल्मों से कई सारे मीम्स आज के वक्त में भी बनते रहते हैं, जो कि ये साफ साफ प्रूव करता है कि यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपीरियंस डायरेक्टर टू डायरेक्ट अ सुपरस्टार, यू जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर वर्क। एंड यही चीज़ फराह खान ने की थी। लेकिन अगर इसके बाद हम शाहरुख खान ने जिन जिन डायरेक्टर के साथ कोलैब किया था जो कि ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस थे एक अच्छी कहानी को बताने के लिए बड़े पर्दे पर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें इम्तियाज़ अली विद जब हैरी मेट सेजल, आनंद एल राय विद जीरो, एंड द लेजेंडरी राजकुमार हिरानी विद डंकी, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? 3 फेल्ड प्रोडक्ट्स। और हाँ, कई लोग अभी भी आके ये कह सकते हैं कि डंकी वॉज अ हिट, आनंद एल राय ने भले जीरो के साथ फकअप किया बट स्टिल इट वॉज एन ऑनेस्ट अटेम्प्ट, एंड जब हैरी मेट सेजल अपनी ऑडियंस धीरे धीरे करके गैदर करना शुरू कर रही है। बट अगर हम देखने जाए, जब ये सारी फिल्में रिलीज हुई थी एंड जिस तरीके के रिसेप्शन बोथ ऑडियंस एंड क्रिटिक्स की तरफ से इन तीनों फिल्मों को देखने को मिले थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा बिलो एवरेज, मीडियोकर, या फिर कह सकते हैं कि अंडरवेलमिंग था। और इसी बात के साथ अगर हम सोचे तो फराह खान ने बिना किसी एक्सपीरियंस के शाहरुख खान के साथ 2 काफ़ी अच्छी फिल्में डिलीवर की, मैं हूं ना एंड ओम शांति ओम। बट वहीं जब उन्होंने, मतलब शाहरुख खान ने इम्तियाज़ अली, आनंद एल राय एंड राजकुमार हिरानी के साथ कोलैब किया, जहां पर ऐसी कई सारे इंस्टेंसेस रहे हैं जहां पर इन तीनों डायरेक्टर्स ने शाहरुख खान के साथ कोलैब करने की अपनी इच्छा जताई थी, बट स्टिल व्हेन दे गॉट द चांस दे फक्ड अप। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या ऐसे कारण है कि उन्होंने शाहरुख खान के साथ ही कोलैब करने पे अपनी वीकेस्ट फिल्म डिलीवर की? चलिए आज के इस वीडियो में हम इस बारे में इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इम्तियाज़ अली की फिल्म जब हैरी मेट सेजल के साथ। देखो, जब हैरी मेट सेजल अनाउंस हुई थी ना, तो इस कोलैब को लेके काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड थे, खास करके यूथ, क्योंकि इम्तियाज़ अली ने शाहरुख खान से कोलैब करने से पहले लव आजकल, जब वी मेट एंड रॉकस्टार एंड ऑल्सो तमाशा जैसी कल्ट फिल्में डिलीवर की थी। एंड इन फिल्मों की अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फैन फॉलोइंग आज के टाइम पे भी है। एंड आज के वक्त पे भी अगर ये फिल्में दोबारा से थिएटर में रिलीज होती है तो उन्हें एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो अगेन जब ये अनाउंस हुआ कि शाहरुख खान इम्तियाज़ अली के साथ एक फिल्म लेके आने वाले हैं, तभी से ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि मे बी हमें शाहरुख खान का वही रोमांस वाला आर्क अगेन से देखने को मिलेगा, बट इस बार एक नए अंदाज में। और कहीं ना कहीं जब मैंने इस फिल्म को फर्स्ट शो जाके देखा था ना, तो मैं भी इस बात से सेटिस्फाइड हुआ था, लेकिन बस कुछ पार्ट्स में। देखो, मैं बताता हूँ कि जब हैरी मेट सेजल का जो फर्स्ट हाफ था ना, वो काफ़ी अच्छा था। मतलब फिल्म आपको बांधे हुए रख पाती है टिल द फर्स्ट हाफ। लेकिन इस बात को लेके भी कई लोगों के अपने अलग ओपिनियन होंगे, जहाँ पर कई लोग ये भी कह सकते हैं कि जब हैरी मेट सेजल का फर्स्ट हाफ भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बट मैंने उस फिल्म को एज ए शाहरुख खान फैन तो देखा ही था, लेकिन उससे पहले मैंने इम्तियाज़ अली की जितनी भी सारी फिल्में उन्होंने बनाई थी ना, इवन सोचा ना था। ये सारी फिल्में देखकर मैंने ये समझ लिया था कि हाँ, इम्तियाज़ अली नोज हाउ टू प्रेजेंट अ लव स्टोरी बट इन अ डिफरेंट वे। एंड कहीं ना कहीं जब हैरी मेट सेजल के फर्स्ट हाफ को देख के ऐसा लग भी रहा था। और इस चीज़ की पीक मोमेंट तब आई थी ना, जब फिल्म में हवाई गाने की एंट्री हुई थी। वो मोमेंट सच में सरियल था। बट इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आया फिल्म का सेकेंड हाफ, और वहाँ से फिल्म पूरी तरीके से फ्लैट पड़ गई। और देखो, जब हैरी मेट सेजल के फेल होने के अपने कई सारे कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण अगर मेरे तरफ से मानो ना, तो वो था अनुष्का शर्मा का गुजराती एक्सेंट। इट वॉज जस्ट टू अनोइंग। वरना अगर फिल्म की कहानी की बात करो, फिल्म के गाने की बात करो ना, तो ये दोनों फिल्में इम्तियाज़ अली की फिल्मों में जिस तरीके से काम में आते हैं ना, उस तरीके से भी यहाँ पर भी, मतलब जब हैरी मेट सेजल में भी वो कहानी और वो गाने कैरेक्टर्स को आगे ले जाने में और उनकी जर्नी को बताने में अच्छे तरीके से काम आ रहे थे। बट पता नहीं सेकेंड हाफ में जाने के बाद इम्तियाज़ अली ने जो चीज़ें
फर्स्ट हाफ में हमें प्रॉमिस की थी, जहां पर फर्स्ट हाफ में हमें कई सारे फ्लैशबैक्स के सीन्स या फिर कह सकते हैं कुछ शॉट्स हमें देखने को मिले थे ना, जिसे देखकर लग रहा था कि फर्स्ट हाफ तक इम्तियाज अली हमें सेकेंड हाफ में जो ट्रॉमा वो हमें देने वाले हैं ना, उसके लिए तैयार कर रहे हैं। एंड इसी उम्मीद के साथ कम से कम मैंने फिल्म के सेकेंड हाफ को देखना शुरू किया था, बट सेकेंड हाफ में वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। जो भी चीजें इम्तियाज अली ने फर्स्ट हाफ में प्रॉमिस की थी ना, उसे सेकेंड हाफ में बस सरफेस लेवल पे एक्सप्लोर किया गया, उस पर इम्तियाज अली डीपली बिल्कुल भी नहीं गए। हाँ, कई लोग अभी भी आके ऐसा कह सकते हैं कि फिल्म में जो गाने थे ना, उनका एक अलग मतलब था, और वो हैरी एंड सीजल, इन दोनों की जो कैरेक्टर्स आर्क है एंड किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे मतलब बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हुए भी एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, वो इस फिल्म की जो सबटाइटल है ना, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें ढूंढ रहा है, उसे जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये चीजें बिल्कुल भी डीपली ऑडियंस से कनेक्ट नहीं हो पाई। एंड मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इम्तियाज अली ने सोचा हो कि अगर मैं इस चीज को सरफेस लेवल पे दिखाऊं तो मैं मे बी जो मास ऑडियंस है ना, उन तक पहुंच पाऊं थ्रू दी ऑडियंस ऑफ SRK। एंड ऐसे ही कई कारणों के चलते इम्तियाज अली फेल्ड विथ शाहरुख खान। पर चलो यहाँ पे कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रोडक्ट क्यों ना देखने को मिला हो, हम अभी भी होप में थे कि साल 2018 में शाहरुख खान की फिल्म आने वाली है जीरो, जो कि अगेन से एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म होने वाली है, तो ज़रूर से यहाँ पर हमें कुछ अलग देखने को मिलेगा। और ऐसा हुआ भी था। 1 जनवरी 2018 मतलब न्यू ईयर डे में हमें फॉर द फर्स्ट टाइम जीरो का फर्स्ट एवर लुक देखने को मिला था, जो कि VFX और CGI के मामलों में बहुत कमजोर तो लग रहा था, बट स्टिल शाहरुख खान को एज अ बॉरा देखना वो एक अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस था। एंड यस, दी रिसेप्शन वॉज ओवरवेलमिंग। फिर आगे चल के ईद के टाइम पे फिल्म का एक प्री टीजर या फिर टीजर हम कह सकते आया था, जहाँ पर हमें सलमान खान भी देखने को मिले थे, एंड वहाँ पर हमें इश्कबाजी गाने का भी ग्लिम्स दिखाया गया था। एंड उस टीजर से भी फिल्म की हाइप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और उसके बाद फाइनली आया फिल्म का ट्रेलर ऑन 2 नवंबर 2018, मतलब शाहरुख खान के बर्थडे वाले दिन। एंड बाय गॉड, जीरो का ट्रेलर इतना ज़बरदस्त था ना कि कोई इस बात की उम्मीद लगा ही नहीं सकता था कि फिल्म इतनी बुरी निकलेगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर आप आज के टाइम पे भी जाकर यूट्यूब पे जीरो फिल्म के ट्रेलर को देखोगे ना, और अगर आपने उस फिल्म को नहीं देख के रखा है, देन यू विल बी सरप्राइज्ड। आपको लगेगा कि ज़रूर फिल्म में बहुत सारी चीज़ें होंगी डिलीवर करने के लिए, और जो वो छुपा के रखी हुई है, जो सिर्फ ऑडियंस को फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। एंड इसके बाद जितने भी सारे गाने आए आगे, वो सारे गाने भी इस फिल्म की हाइप को बढ़ाने ही में काम आए थे। लेकिन सैडली जब 21 दिसंबर 2018 को जीरो फिल्म फाइनली थिएटर में रिलीज हुई, एंड मैं भी एज ए डाई हार्ड शाहरुख खान फैन इस फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गया था, देन आई वॉज डिसअपॉइंटेड AF। जीरो वॉज अ गार्बेज, लिटरल गार्बेज। मतलब जो भी चीज़ें इस फिल्म ने अपने ट्रेलर में, अपने टीजर में और अपने अनाउंसमेंट वीडियो में प्रॉमिस की थी ना, उन सारी चीज़ों को एक तरीके से इस फिल्म में भुला दिया गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि ट्रेलर में हमें जो सारी चीज़ें दिखाई गई है ना, वो उस फिल्म का जो आइडिया था वो किसी और फिल्म के लिए था। हमें बस स्कैम करके जीरो फिल्म को दिखाने के लिए उस तरीके से ट्रेलर को कट किया गया था, एंड वी ऑल फेल फॉर दैट स्कैम। बट चलो, ये तो हो गई अगेन से सरफेस लेवल की बात। अगर मैं बताऊं मेरे ओपिनियन से कि ये फिल्म क्यों फेल हुई, तो उसके भी अपने कई सारे कारण हैं। जिससे देखो, सबसे पहले ना फिल्म का फर्स्ट हाफ नो डाउट काफ़ी अच्छा था। मतलब ऐसे कई सारे सीन्स थे जहाँ पर आपको VFX और CGI काफ़ी नोटिसेबल लगेगा, बट स्टिल शाहरुख खान को एज अ बॉना देखना, और फर्स्ट हाफ में जिस तरीके की कॉमेडी की जा रही थी एंड जिस तरीके से केमिस्ट्री को बिल्ड किया जा रहा था शाहरुख खान के बहुए के कैरेक्टर के अराउंड एंड उनके अराउंड जितने भी सारे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं उनके साथ, तो उसे देखा ऐसा लग रहा था कि फिल्म में ज़रूर से कुछ ऐसा होगा जो आनंद एल राय अभी तक छुपा के रख रहे हैं, एंड वो अगेन से सेकंड हाफ में उन सारी चीज़ों को दिखाएंगे। एंड अभी बस आनंद एल राय हमें फर्स्ट हाफ के साथ एंटरटेन कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग था, एंड आई वॉज थॉरोली इन्वेस्टेड इन जीरो। लेकिन फिर क्या हुआ, आया इंटरवल, एंड इंटरवल के बाद शुरू हुआ फिल्म का सेकेंड हाफ, एंड वहाँ से फिल्म इस तरीके से गिरी ना जैसे फिल्म के पास सेकेंड हाफ में बताने के लिए कुछ भी नहीं था। मतलब सेकेंड हाफ हमें बउआ सिंह का ट्रॉमा वाला आर्क, और उसके अलावा अनुष्का शर्मा का जो कैरेक्टर था ना, उनका भी ट्रॉमा वाला आर्क दिखाने में इतना खो गई ना कि उन्होंने कैटरीना कैफ, जिनकी परफॉर्मेंस इस फिल्म में सबसे बेस्ट थी, यस इवन बेटर देन शाहरुख खान, वहाँ पर उनके कैरेक्टर को भी बीच में खत्म कर दिया गया। मतलब उनके कैरेक्टर को बीच में रोक दिया गया, और उसके बाद अगेन से जो चीज़ें हमें अच्छी लग रही थी सेकेंड हाफ, मतलब दी इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैटरीना कैफ, उसे खत्म करके हमें वापस से बउआ सिंह
एंड अनुष्का शर्मा की कैरेक्टर की ट्रॉमा वाली आर्क को दिखाने में ज़्यादा फोकस किया गया, जो कि देखो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो चीज़ विद कन्विक्शन बिल्कुल भी नहीं आ पाई ऑन द बिग स्क्रीन। एंड सेकेंड हाफ इतना ज़्यादा स्लो था कि कई बार फिल्म ये भी बताने से चूक जा रही थी कि आखिर इस फिल्म का मतलब क्या है, ये फिल्म एक्चुअली में बताना क्या चाहती है। मतलब देखने से ऐसा लग रहा था कि फिल्म सेकेंड हाफ में खुद को एक साइंस फिक्शन फिल्म बताने के चक्कर में आपने फर्स्ट हाफ में जिन सारी चीज़ों को एस्टैब्लिश किया था उसने ना, उन सारी चीज़ों को उसने टोटली खो दिया। जैसे हमें आज तक लिटरली आइडिया नहीं है कि क्यों बउआ सिंह का कैरेक्टर जो है वो अपनी उंगलियों से आसमान में जितने भी सारे सितारे हैं ना उन्हें हिला कैसे पा रहा था। लिटरली जो चीज़ ट्रेलर में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी ना उसके बारे में इस फिल्म में डिस्कस ही नहीं किया गया। एंड इसकी अगर कंक्लूड किया जाए तो फिल्म के कुछ गाने, फिल्म में सलमान खान का कैमियो, फिल्म में कैटरीना कैफ की परफॉर्मेंस एंड फिल्म में VFX एंड CGI, इन सारी चीज़ों को छोड़ के ना फिल्म में कुछ भी अच्छा नहीं था। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस नॉट गुड, सच बता रहा हूँ। अनुष्का शर्मा वॉज एनोइंग AF, बिल्कुल जब हैरी मेट सेजल में उनकी कैरेक्टर सेजल की तरह। सपोर्टिंग एक्टर्स को ज़्यादा लाइन्स नहीं दिए गए, या फिर नहीं पता कि सारा जो लाइमलाइट था वो शाहरुख खान के कैरेक्टर को दिखाने के चक्कर में उन्हें लाइक आउट ऑफ दी साइट कर दिया गया। एंड रिजल्ट क्या देखने को मिला, अगेन से एक डिजास्टर फिल्म जो कि क्रिटिकली भी डिजास्टर थी एंड कमर्शियली भी डिजास्टर थी। एंड इसी फिल्म के बाद शाहरुख खान ने लिटरली 4 सालों तक अपनी कोई भी फिल्म अनाउंस नहीं की थी। एंड अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है ना तो आप अपना वक्त निकाल कर एक बार इस फिल्म को देखना। मैं जानता हूँ कि इस फिल्म को देखने के बाद आप मुझे गाली भी दे सकते हो, बट कोई बात नहीं। इस फिल्म ने जिस तरीके से अपने ट्रेलर में सारी चीज़ें प्रॉमिस की थी ना, एंड किस तरीके से फिल्म में उन सारी चीज़ों को टोटली इग्नोर कर दिया था ना, वो आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा एग्जांपल होना चाहिए ऑफ अ स्कैम दैट वी विटनेस्ड इन द ईयर 2018। पर वेल चलो, यहाँ तक तो बात हो गई शाहरुख खान की दूसरी फिल्म जीरो के बारे में। अब हम आते हैं शाहरुख खान की तीसरी फिल्म डंकी पर, जिसे उन्होंने राजकुमार हिरानी के साथ कोलैब किया था। देखो अगेन से ऐसे कई सारे इंटरव्यूज रहे ना जहाँ पर राजकुमार हिरानी ने खुद ये कन्फेस किया था कि चाहे मुन्ना भाई हो या फिर चाहे 3 इडियट्स हो, उनके जो पहले पसंद थे वो थे शाहरुख खान। एंड वो शाहरुख खान के साथ काफ़ी लंबे टाइम से एक फिल्म बनाना चाहते थे, और ऑडियंस भी राजकुमार हिरानी की जो फिल्मों में उनके जो काम थे, जैसे चाहे वो मुन्ना भाई सीरीज़ हो, चाहे वो 3 इडियट्स हो, या फिर चाहे वो PK हो, उसे देख के काफ़ी इंप्रेस थे। एंड ऐसा लग भी रहा था कि जब वो शाहरुख खान के साथ कोलैब करेंगे तो वो ज़रूर से कुछ ऐसे डिलीवर करेंगे ना जिसे देखकर ऑडियंस सच में लिटरल पागल हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी, बट नॉट इन अ पॉजिटिव वे। और वो कैसे, मैं बताता हूँ आगे। इससे पहले थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में हम जान लेते हैं। देखो फिल्म डंकी का जो आइडिया था ना वो काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी डिफरेंट था, और जिस तरीके की फिल्में हमें काफ़ी लंबे टाइम से बॉलीवुड में देखने को मिल रही थी ना उससे तो काफ़ी अलग था। मतलब एक बड़ा सुपरस्टार इस तरीके के सब्जेक्ट पर फिल्म लेके आ रहा है, वो सोचना भी एक बहुत बड़ी बात थी। और जब ये अनाउंस हुआ था कि इस फिल्म को डायरेक्ट राजकुमार हिरानी करेंगे, तो फिल्म में ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, फिल्म में इमोशनल सीन्स मतलब आंखों में पानी भर देने वाले होंगे, एंड फिल्म एंड में कुछ ऐसा दिखा के जाएगी ना जो हमारे दिमाग में काफ़ी लंबे समय के लिए रह जाएगी। ये सारी एक्सपेक्टेशन थी विद अ फिल्म जिसे राजकुमार हिरानी डायरेक्ट कर रहे थे एंड जिसमें शाहरुख खान आ रहे थे। और साल 2023 गोल्डन ईयर था फॉर शाहरुख खान, जहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी पठान के साथ 1000 करोड़ और जवान के साथ 1000 करोड़ वाली फिल्में दी हुई थी। एंड साल 2023 में अगर हम बॉलीवुड की ऑल टाइम हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म की बात करें तो वहाँ पर टॉप में 2 ही फिल्में थी, एक शाहरुख खान की पठान और दूसरी शाहरुख खान की जवान। तो ऐसे कई सारे अनुमान लगाए जा रहे थे ना कि डंकी के साथ शाहरुख खान अगेन से 1000 करोड़ वाली फिल्म को डिलीवर करेंगे, एंड इसके बाद जो टॉप 3 फिल्में होने वाली है ना बॉलीवुड की हाईएस्ट क्रॉसिंग वाली लिस्ट में, वो तीनों फिल्में शाहरुख खान की रहने वाली है। एंड इसी उम्मीद के साथ फिल्म का ड्रॉप 1, ड्रॉप 2, ड्रॉप 3 करके कई सारे प्रमोशनल मटेरियल्स आउट किए गए इन द नेम ऑफ टीजर, ट्रेलर्स, सॉन्ग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन जब फिल्म में ट्रेलर आया ना तो उसे देखकर काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियंस आने लगे, क्योंकि जो ट्रेलर था ना उसमें ह्यूमर वाले सीन्स बहुत कम थे, एंड कॉमेडी बहुत फोर्स्ड लग रही थी, एंड इमोशनल सीन्स उस तरीके से वर्क नहीं कर रहे थे। बट हमें अभी कहाँ आइडिया, अभी तो फिल्म आनी बाकी थी, और हो सकता है कि जितनी भी चीज़ें हमने ट्रेलर में देखी उन चीज़ों का इंपॉर्टेंस होगा और ज़रूर से होगा, बट उन सारी चीज़ों को डायरेक्टर राजकुमार हिरानी अभी छुपा कर रखना चाहते हैं। एंड इसी उम्मीद के साथ दिसंबर 2023 में जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो मैं इसे देखने गया, बट फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी वेल अवेयर था जब भी शाहरुख खान किसी एक्सपीरियंस्ड और किसी बढ़िया डायरेक्टर के साथ कोलैब करते हैं तो रिजल्ट काफ़ी अंडरवेलमिंग होता है। तो मैं देखना चाहता था कि पब्लिक का क्या ओपिनियन बन रहा है डंकी मूवी को लेके, एंड देखा जाए तो जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। इस फिल्म का जो रिस्पॉन्स था, इनिशियल रिस्पॉन्स, वो कुछ खास नहीं था, बट फिर भी मैं काफ़ी होपफुल था। और जब मैंने इस फिल्म को फाइनली तीसरे दिन मतलब संडे को जाके
थिएटर में देखा, देन मैं कहना तो नहीं चाहता बट आई वॉज राइट। इवन राजकुमार हिरानी फक्ड अप विद शाहरुख खान। हाँ देखो, अभी भी कई लोग आगे ये कहेंगे कि फिल्म बनी थी 120 करोड़ के बजट पे अराउंड, और इसने 400 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन किया था। एंड ये फिल्म फॉर श्योर एक हिट थी एट द बॉक्स ऑफिस। एंड साल 2023 में ये शाहरुख खान की तीसरी सक्सेसफुल फिल्म थी, जो कि किसी और सुपरस्टार के लिए अचीव करना एक बहुत बड़ी बात होगी आज के टाइम पे। बट आप खुद ही सोचो, क्या सच में डंकी राजकुमार हिरानी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक अच्छी फिल्म थी? आप खुद मुझे बताओ। आप राजकुमार हिरानी की मुन्ना भाई सीरीज को देख लो, या फिर 3 इडियट्स को देख लो, या फिर पीकू को देख लो, या फिर इवन संजू को देख लो। इन सारी फिल्मों की जो रीवॉचेबिलिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा है। एंड इन सारी फिल्मों को, इवन संजू को भी, अगर आप बार बार जाके भी देखोगे ना, तो आपको फिल्म में ऐसे कई सारे सीन्स, ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस देखने को मिलेंगे ना, जो आपको उस फिल्म में पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार देखने में नोटिस नहीं हुई थी। एंड फिल्म की जो ह्यूमर है ना, मतलब राजकुमार हिरानी की जो सारी फिल्में हैं एक्सक्लूडिंग डंकी, जितनी भी सारी फिल्में हैं ना, उनमें ह्यूमर एवरग्रीन है। मतलब उन सारी फिल्मों को बैठ के आप आज भी देख सकते हो और आप आज भी हंसोगे। बट डंकी के साथ वैसा बिल्कुल भी नहीं था। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का ब्लेम मैं रेड चिलीज एंड कनिका ढिल्लन, जिन्होंने डंकी की कहानी एंड इसकी स्क्रीन प्ले को लिखा था, उन पर भी डालता हूँ। क्योंकि बिफोर डंकी विराजकुमार हिरानी विदु विनोद चोपड़ा के साथ ही कोलैब करते थे, बट इस बार उन्होंने उनका दामन छोड़ के रेड चिलीज एंड कनिका ढिल्लन का हाथ थामा, एंड उसके बाद उन्होंने डंकी डिलीवर किया। एंड देखो, डंकी एक बहुत बड़ी मिस फायर थी। मतलब डंकी के पास वो सारी रिसोर्सेज और वो सारी कैपेबिलिटीज थी ना, तो डंकी को इस डेकेड की सबसे बेहतरीन फिल्म बना सकती थी। मतलब फिल्म के पास एक स्ट्रॉन्ग आइडिया था, फिल्म के पास एक स्ट्रॉन्ग स्टारकास्ट था, फिल्म के पास बजट की कोई कमी नहीं थी। मतलब शाहरुख खान जिस फिल्म में है उसमें बजट की कमी कोई चांस ही नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, एंड फिल्म में म्यूजिक में भी अच्छा खासा काम किया गया था। बट स्टिल द प्रोडक्ट वी रिसीव्ड वाज जस्ट अंडरवेलमिंग। बट यहाँ पर देखो ना, तो एक चीज़ कमाल की हुई थी। मतलब जब हैरी मेट सेल का जो फर्स्ट हाफ था ना, वो बेरेबल था और काफ़ी अच्छा लगा भी था। एंड सेम गोज विद जीरो। लेकिन डंकी अपने फर्स्ट हाफ के साथ ही इस बात को प्रूव करने में लग गई थी कि आप अगर एक राजकुमार हिरानी फिल्म समझ के इसको देखने आओ ना, देन यू आर गोइंग टू गेट ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट दिस टाइम। मतलब फिल्म स्टार्टिंग से एंड तक अपने जिस सब्जेक्ट को उठाती है ना, उसे लेकर पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट थी और उस चीज़ को थ्रू आउट द फिल्म दिखा भी रही थी। लेकिन उसे दिखाने का तरीका जो था ना, वो बहुत ज़्यादा क्रिंज था। जी हाँ, बहुत ज़्यादा क्रिंज था, और विदाउट कन्विक्शन उसे पूरे फिल्म में दिखाया गया था। मतलब जो सब्जेक्ट वो फिल्म उठा रही थी, मैं डायरेक्टली उस चीज़ के बारे में नहीं बोलूँगा, बट थ्रू आउट द फिल्म जिस तरीके से उस चीज़ को पोर्ट्रे किया गया ना, उसे विदाउट कन्विक्शन इस तरीके से दिखाया गया कि फिल्म देखने के बाद भी ऑडियंस उन सारे लोगों के लिए सिंपैथाइज नहीं कर पाई जो चीज़ें इस फिल्म में ये एक्टर्स दिखाना चाहते थे। एंड आई गेस फिल्म वहीं पे मेजरली फेल हो गई, जहाँ पर ऑडियंस ही उनकी फिल्म से और उनके सब्जेक्ट से कनेक्ट नहीं कर पाई। एंड इसलिए अगर डंकी के बारे में कंक्लूड करना चाहूँ ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे पहले फिल्म में ह्यूमर बहुत बुरा था, फिल्म में कॉमेडी बहुत ज़्यादा फोर्स थी, फिल्म में इमोशनल सीन्स इम्पैक्टफुल बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, फिल्म में म्यूजिक को सही वक्त पे यूज़ नहीं किया गया था। एंड फिल्म आज के वक्त पे जो चीज़ें घट रही है, मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स, मैं बोल दे रहा हूँ चीज़ को, इस चीज़ को लेकर उसे दिखाने में रियलिज्म नहीं ला पाई थी। मतलब फ्रॉम सेट्स टू दी फॉरेन लोकेशंस, ऑल थिंग्स वर लुकिंग टोटली आर्टिफिशियल। एंड कहीं ना कहीं फिल्म इस वजह से भी फेल हुई। एंड यस, विद दिस वी गॉट आवर थर्ड डिसअपॉइंटिंग फिल्म फ्रॉम शाहरुख खान्स एंड when he collaborated with intelligent minds like इम्तियाज अली, आनंद एल राय एंड राजकुमार हिरानी। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो भाई चलिए, यही था एक वीडियो इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके जो मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, एंड फाइनली आई डिड। बट फिर भी चलिए, ये जो भी सारी बातें मैंने यहाँ पे कही है वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, एंड मैं ज़रूर से जानता हूँ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आपके भी अपने कई सारे ओपिनियंस हो सकते हैं। सो डू कमेंट योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। मैं ज़रूर से जानना चाहूँगा कि इस बारे में आपका क्या कहना है। एंड हाँ, मैं यहाँ पे भी वही कहूँगा एट द एंड कि बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।